हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू जो नंबर सिस्टम्स है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने उसके जो ओलंपियाड्स के कुछ क्वेश्चन थे वो पिछले लेक्चर में सोल्व किए थे। अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आज सोल्व करेंगे। उसके बाद हम इसी लेक्चर में जो फाउंडेशन लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम एक क्लास और लेंगे जिसमें हम प्री फाउंडेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारे सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर दैट विल डिवाइड 125, 162 एंड 259 लीविंग रिमाइंडर 5, 6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है? लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। ये कुछ उसी से सिमिलर सा नेम है जैसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हो। तो यहाँ पर देखो, हाईएस्ट एक होता है हाईएस्ट वर्ड, एक होता है लार्जेस्ट वर्ड, दोनों सिमिलर वर्ड है। तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले देखो 125 को अगर उस इंटीजर से डिवाइड करते हैं, यानी कि एचसीएफ वाला जो नंबर है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर रहता है वो 5 रहता है। यानी कि जो एक्चुअल नंबर था जो डिवाइड होगा उससे वो कितना होगा? 120। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर देखो कितना है? 162। अगर इसमें से हम जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आता है? 156। ठीक है। और जो थर्ड नंबर है हमारा 259, इसमें से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें? 7। तो हमारे पास जो नंबर आता है वो निकल कर आता है 252। अब देखो दो तरीके हैं आपके पास। एक तो जैसे आप कॉमन फैक्टर निकालते हो वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, पहले इनके फैक्टर्स निकालो और फिर उनमें से कॉमन फैक्टर ले लो। दूसरा तरीका क्या है कि अभी हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शंस गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमें पूछा लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो हम जो लार्जेस्ट वाला नंबर होगा उससे डिवाइड करके देखने की कोशिश करेंगे कि उससे डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर डिवाइड हो जाता है तो वही क्या होगा? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर। तो 13 से आप डिवाइड करके देखो। तो 13 से जब आप 120 को डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो 120 13 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 130 तो हो जाता है लेकिन 120 नहीं होता। यहाँ पर आपके पास 117 आएगा, 117 के बाद में डायरेक्ट 130। तो 13 तो नहीं होगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब देखो आप 12 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये तो हो ही जाएगा 10 टाइम्स। 12 10 टाइम्स हो ही जाएगा 120। ठीक है। इसको जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो देखोगे कि 12 1 टाइम 12 रिमेनिंग 3 एंड 6, तो 12 3 टाइम 36। इसको देखो 12 2 टाइम 24 1 रिमेनिंग एंड 2, तो 12 1 टाइम 12। तो यहाँ से जब आप डिवाइड करके देखते हो तो आपको सभी नंबर हैं वो 12 से डिवाइड मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यही आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 12। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप जैसे आपके पास 3 नंबर हैं अलग अलग, 120, 156 एंड 252, इनका आप एचसीएफ फाइंड कर लो। ठीक है, तो उससे भी आपका आंसर यही आएगा 12। तो इसी तरीके से आपको जो लॉजिक्स होते हैं उनको यूज़ करना होता है। आपको स्मार्टनेस यूज़ करनी होती है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, जिससे कि आपका टाइम मिनिमम वहाँ पर कंज्यूम हो। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कौन सा। अब देखो जो आपके सामने बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है अभी तक जो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 15 इंटू 5 टू द पावर 10 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो आपका जो
नंबर है, रेशनल नंबर, अगर हम उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो वो टर्मिनेट होगा तो कितने डिजिट्स बाद टर्मिनेट होगा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे। तो पहली चीज़ तो हमारे माइंड में ये आनी चाहिए कि 2m इंटू 5n की फॉर्म अगर हमें गिवन हो डिनोमिनेटर में, तो जो गिवन नंबर है वो टर्मिनेट होगा ही होगा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहीं डिविजिबल तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उनमें से कोई नंबर कैंसिल हो रहा हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर 3 है, नीचे 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे, तो ये कभी भी डिविजिबल नहीं होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लो आपके पास 10 हो, ठीक है, और ऊपर जैसे कोई भी नंबर हो 2, 5, 3, 7, डिविजिबल नहीं होना चाहिए पहली बात तो। अगर डिविजिबल नहीं है तो उस केस में आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस 10 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो कोई और नंबर भी होता तब भी वो डेसिमल डिजिट क्या आता है, एक डिजिट छोड़कर आता है, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आता है, 1 डिजिट, ठीक है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व करें हम कि यहाँ पर 2 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या होते हैं, 10, ठीक है। अगर 1 मोर टाइम हो 2 और 5 तो वहाँ से भी क्या होगा, 10, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपके पास, 100। यानी कि अगर 2 पेयर बन रहे हों तो उस केस में 2 जीरोज़ मिलेंगे हमें यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो मेरे पास ये नंबर है 5273, ठीक है, इसको मैं अगर 100 से डिवाइड करता हूँ तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से आप देखोगे 2 डिजिट के बाद में आफ्टर 2 डिजिट यहाँ पर आपका डेसिमल होगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ लॉजिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। वैसा लॉजिक अगर यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास देखो 2 की पावर 15 है, हम मैक्सिमम पावर ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे जो नंबर लिखे हैं उनमें मैक्सिमम पावर किसकी है, 2 की है या 5 की है। तो 2 की पावर कितनी है, 15, और 5 की पावर कितनी है, 10। अब हमें मैक्सिमम पेयर बनाने हैं नीचे, तो मैक्सिमम पेयर कब बनेंगे, जब 5 की पावर भी क्या हो जाए, 15। तो 5 की पावर 15 कर दें तो इस केस में क्या होगा, हमें फिर 5 की पावर ओरिजिनल वैल्यू में तो कितनी है, 10 है, और हमने कितना लिख दिया, 15। तो इसको हम इक्वल वैल्यू को इक्वल रखने के लिए क्या करें कि हम 5 की पावर 5 से ऊपर भी क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो अब वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, अब जो वैल्यू है वो आपकी एग्जैक्ट वही वैल्यू है जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि कितने पेयर बने, 15। इसका मतलब जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 15। जीरोज भी कितने होंगे, 15, इस तरीके से, ठीक है, 15 जीरोज होंगे। और ऊपर क्या होगा, 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो कोई भी नंबर कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर आएगा यहाँ पर वो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो 0 नहीं होगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो सकता था वैसे तो, लेकिन यहाँ पर 0 होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका जो डेसिमल पॉइंट होगा वो कितने डिजिट बाद होगा, 15 डिजिट बाद, क्योंकि आप इधर से जैसे ही एक 0 उठाओगे आपका डेसिमल यहाँ पे आएगा। मान लो कोई भी नंबर आ गया, मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर आ गया, ऐसा कोई नंबर मिल रहा था मान लो हमें, तो आप जैसे ही एक 0 रिमूव करोगे यहाँ पर डेसिमल 1 पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जब आप पूरे 0 रिमूव कर दोगे उस टाइम आपका जो डेसिमल होगा वो कितने डिजिट इधर आ चुका होगा, 15 डिजिट। कितने डिजिट आ चुका होगा, 15। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, जहाँ पर हमें क्या गिवन है, 15। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पर आपको लॉजिक यूज़ करने होते हैं, आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस यूज़ करनी होती है। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।
तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर बोर्ड पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है उसमें लिखा हुआ है प्रियांश वांट्स टू प्लांट 42 मैंगो ट्रीज, 49 एप्पल ट्रीज, 63 बनाना ट्रीज इन इक्वल रोज. ऑल्सो ही वांट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रो ऑफ ट्रीज. दैट मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इज इन रो. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर देखिए कि जो हमें पूछा गया वो क्या पूछा गया है कि अलग अलग जो नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं उनको हमें इक्वल ट्रीज इन वन रो इस तरीके से प्लांट करना है. ठीक है, तो मान लो कुछ रोज़ क्या होंगे मैंगोज़ के लिए, फिर कुछ आपकी होंगी एप्पल्स के लिए, फिर कुछ आपकी होंगी बनानाज के लिए. ठीक है, सभी रोज़ में जो नंबर ऑफ ट्रीज़ होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे. इक्वल के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, HCF फाइंड करते हैं. तो जब हम HCF फाइंड करेंगे 42 का, 49 का एंड 63 का, तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा कौन सा, 7, जिससे ये भी डिविजिबल होगा आपका, 49 भी डिविजिबल होगा और 63 भी डिविजिबल होगा. ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा इनमें से. ठीक है, तो आपका जो नंबर आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कौन सा है, 7. तो आपका जो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो कितने होंगे, 7 होंगे. तो इसके लिए देखो फर्स्ट रो में कितने, वो फर्स्ट टाइप के जो ट्रीज होंगे उनकी कितनी रोज होंगी, 6. सेकंड टाइप की 7 एंड थर्ड टाइप की 9. ठीक है, तो इन सब का जब आप सम करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 एंड 7 13 प्लस 9 आपको मिलेगा 22. तो इस तरीके से आपको जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन पहले भी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं. अब हम एक दो क्वेश्चन वो देखेंगे जहाँ पर आपको स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है. उसके बाद हम जो प्रीवियस ओलंपियाड से इसको फिनिश करके हम किस पर चलेंगे, प्री फाउंडेशन पर चलते हैं. तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिनमें हमें स्टेटमेंट गिवन है. तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. उसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. तो जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि आपके जो इरेशनल नंबर गिवन होंगे अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो तो वो भी कैसा आएगा, हमेशा इरेशनल आएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. जैसे मान लो आपका √2 है, आप इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2. ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन ये कैसा है, रेशनल. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट देखो, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. तो ऐसा भी नहीं है. जैसे मान लो आपका एक इरेशनल नंबर है √2 और दूसरा इरेशनल नंबर है आपका -√2. तो जब आप इन दोनों को सम करते हो तो आपको क्या मिलता है, 0. ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन ये कैसा है, रैशनल नंबर. ठीक है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो. यहाँ पर आप इसका सम का साइन लगाकर इस तरीके से, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, 0. और जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर. तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि आप जैसे ही मान लो 2 + √3 करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा. ठीक है, आप कोई भी नंबर सोचिए और उसको यहाँ पर पुट करोगे, चाहे आप फिर जैसे रैशनल आप 0 भी रखोगे तब भी आपका 0 + √3 यहाँ पर क्या आएगा, √3 आएगा. तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर. तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका कैसा है, करेक्ट स्टेटमेंट. जो ऊपर वाले दो थे वो कैसे थे, इनकरेक्ट. और फोर्थ स्टेटमेंट है नन ऑफ दी, जिसका कोई मीन है नहीं, क्योंकि एक आपको आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर मिल गया. ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर. तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि सम ऑफ 2 + √3 एंड इट्स रेसिप्रोकल. तो यहाँ पर देखो आप कि आपके पास एक नंबर कैसा है, 2 + √3,
और जो दूसरा नंबर है आपके पास वो कैसा है 1/2 प्लस √3। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको कैसा मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है। सेकंड है इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे तब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो 3√2। तब भी ये क्या होने वाला है, एक इरेशनल नंबर। और जो थर्ड स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3, 7 + 4√3, इसका भी अगर आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर रूट करते हो, तब भी आपको क्या मिलने वाला है, एक इरेशनल नंबर मिलने वाला है। और इसमें फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दीज। तो इस टाइप के हमने स्टेटमेंट यहाँ पर देखे। आप जो ये अभी क्वेश्चन करवाया था फर्स्ट वाला, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम प्री फाउंडेशन के क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले हो रखा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। क्या लिखा, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 12⁻³ प्लस 18⁻³ एंड x बिलोंग्स टू n। ठीक है, अब हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट बताना। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन के केस में देखा होगा कि हम किस तरीके से यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। सम के केस में आपने देखा होगा कि हम किस तरीके से यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं, या आपने छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं आप। ये देखो, जैसे मान लो 15 ऐसा कुछ नंबर हो, तो हमें यूनिट डिजिट पूछा जाए तो हम केवल यूनिट वाले जो डिजिट होंगे उनको क्या करते हैं, सम करके देख लेते हैं। जैसे 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम पूरे को सम करके नहीं देखते कि यूनिट डिजिट क्या है, हम केवल यूनिट डिजिट को, जैसे मान लो ये तो टू डिफरेंट नंबर से गिवन है, अगर 3 डिफरेंट या 4 डिफरेंट नंबर गिवन होते हैं तब भी हम सबके क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को उठाते और उनको ऐड करके देख लेते, फिर उसमें से देखते कि उसका लास्ट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट कौन सा है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है 5 7 2 3 5, इस तरीके से मान लो आपके पास इतने नंबर गिवन होते, तब भी आप क्या करते हैं, इसको सिंपली इन सबको ऐड करते। इन सबको ऐड करते तो आपको क्या मिलता, 5 और 9 14 और 5 19 और 7 26। तो यहाँ पे आपको जो इनका सम कितना मिलता है 26। इसमें से भी आप केवल कौन सा लेते हैं, यूनिट डिजिट का हम में लेते हैं, यानी कि आपका यूनिट डिजिट हो जाता 6। इस तरीके से करते हो। मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हो, मान लो यहाँ पे आपको है 5 2 3 या 2 6 9, तो इस केस में भी आप क्या करते हो, लास्ट जो यूनिट डिजिट है उनको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि कौन सा डिजिट आएगा। तो 9 × 3 27, और यहाँ से आपको यूनिट डिजिट मिल जाता है। ऐसे आप स्क्वायर में करते हो तो स्क्वायर में जैसे मान लो आपको यह 525 का स्क्वायर ऐसा दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 5 × 5 यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करके देखोगे और उससे फिर आप यूनिट डिजिट ले लोगे। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 5। तो यही लॉजिक यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब इसी लॉजिक को यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे क्या कि पहले ये देखो, यहाँ पर केवल क्यूब नहीं लिखा हुआ, क्यूब के भी ऊपर एक पावर लिखी हुई है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से लिखा हुआ 12, फिर इसके ऊपर पावर है 3 और इसके ऊपर पावर है 1। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये टर्म इस तरीके से लिखी हुई है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि जैसे मान लो x की वैल्यू 0 होती, उस केस में तो क्या मिल जाता है आपको, लेकिन 0 तो हो ही नहीं सकती। आपको क्या गिवन है यहाँ पर, नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो x है वो केवल नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से आपके नंबर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या पुट करें, 1 पुट करें। तो जब 1 पुट करेंगे तो 3⁻1 का मतलब होता है आपका 3। ठीक है, तो आपका ये जो नंबर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 12⁻3। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 × 2 × 2 यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए कितना आएगा 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर पावर 2 होती, यहाँ पर पावर क्या होती 2 होती, तो उसका मतलब क्या होता है कि अब जो ये है वो कुछ इस तरीके से हो जाता।
x की वैल्यू क्या होती 2 होती तो इस केस में ये ऐसे हो जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12⁻³ इंटू 3, और इसको आगे जाऊँ तो किस कैसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 3⁻3। तो अब जो अंदर नंबर होगा उसकी पावर भी क्या हो रही है 3। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इससे जो यूनिट डिजिट आया था वो कितना आ रहा था 8। तो 8 इंटू 8 इंटू 8। अब 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 8 इंटू 8 होता है आपका 64। ठीक है, फिर उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 इंटू 4 32। तो हमें तो केवल अभी यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 2। तो यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट आएगा 2। फिर देखो जब यहाँ पर पावर 3 होगी तो 1 मोर टाइम 3 आएगा, उससे फिर क्या होगा इस 2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें क्यूब करना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो आपका जो x की वैल्यू अगर ओड है उस केस में तो क्या आएगा 2, और x की वैल्यू अगर क्या है इवन है तो उस केस में क्या आएगा, सॉरी ओड के केस में 8, ये वाला ओड का केस, और इवन के केस में 2। ठीक है, इसी तरीके से आप 18 के लिए देख सकते हैं। तो 18 वाले में क्या है, यहाँ पर सिमिलरली है, देखो यहाँ पर 8 है, अभी यहाँ पर क्या था 2 था। तो अब क्या होगा इस केस में जब आपकी x = 1 होगा उस केस में कुछ इस तरीके से होगा 18⁻3। तो 8 इंटू 8 इंटू 8, और इससे क्या मिलता है हमें 2। ठीक है, अगर x = 2 होता तो फिर यहाँ पर 2 का क्यूब होता, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, फिर 2 फिर 8, इसी तरीके से हम कंटिन्यू आगे बढ़ते। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जब x की वैल्यू ओड है तब इसकी वैल्यू तो 8 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 है, यूनिट डिजिट की वैल्यू। ठीक है, ये तो किस केस में ओड के केस में। और इवन का केस देख लो, इवन के केस में इसमें कितना है 2 और इसमें कितना है 8। अब हमें तो यूनिट डिजिट से मतलब, तो हम यूनिट डिजिट को ऐड करेंगे, तो 8 एंड 2 कितना होगा 10। यहाँ पर 2 एंड 8 10, इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, इसका क्या है 0। तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमें क्या मिल रहा है 0। तो हमारा फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्प्ले है वो सिमिलर सा क्वेश्चन है जो अभी हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि द वैल्यू ऑफ 37⁻3⁻x माइनस 33⁻3⁻x एंड्स विद 460 आइदर ए और बी। यहाँ पर x क्या बिलोंग्स टू n। तो यहाँ पर अभी जो हमें यूनिट डिजिट पूछा था यहाँ पे एंड्स पूछा, यानी कि वही बात है, आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। ठीक है, अब जिनको अभी पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई हो वो फिर से ध्यान दे लें इस बार। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 37। ठीक है, तो 37 टू द पावर 3 टू द पावर x। अब देखो अगर x इक्वल्स टू क्या होता 1, तो उस केस में यहाँ पे क्या मिलता मुझे 37 टू द पावर 3। इसका मतलब कुछ ऐसा होता 37 इंटू 37 इंटू 37। ठीक है, मैं यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए केवल यूनिट पर जो डिजिट होंगे उनको ही क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखो जब मैं 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे मिलता है 49। ठीक है, और फिर मैं 49 में जो 9 है, क्योंकि मुझे तो यूनिट डिजिट से मतलब है, उस 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, तो मुझे मिलता है 63।
इसके भी मुझे केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यानी कि केवल 3 से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट मिलेगा मुझे, यहाँ से वो क्या मिलेगा 3। ठीक है, अब देखो ये तो कब है, जब x इक्वल टू क्या है 1, x इक्वल टू 2 भी तो हो सकता था। तो जब 2 होता तो अभी देखो आप कि यहाँ पर क्या है 37, यहाँ पर क्या होता है 3 और इसका क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब मैं इसमें से अगर एक 3 को अंदर ले आऊँ कुछ इस तरीके से 37 पावर 3 एंड पावर 3 लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ से जो डिजिट मिलता है हमें 37 टू द पावर 3 से, वो क्या मिल रहा है 3, और इसका क्या करना है हमें क्यूब करना है। तो 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 27। यूनिट डिजिट क्या है 27 में 7, तो इस बार हमारा यूनिट डिजिट क्या मिल गया 7। पहले क्या मिल रहा था 3, अब 7। जब आप फिर से 7 वाला केस देखोगे तो जब यहाँ पर 1 मोर टाइम क्यूब होगा तो यहाँ 7 टू द पावर 3 देखोगे, उससे फिर आपका 3 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 3 के लिए आपको फिर से क्या मिलेगा 3, फिर 7, फिर 3, फिर 7। इसी तरीके से आपको जो सेकंड नंबर है इसमें क्या है 3 है, तो 3 से क्या मिलता है हमें 7 मिलता है, फिर 7 से क्या मिलता है 3 मिलता है। तो इस केस के लिए हम देखें तो x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 7, x इक्वल टू 3 के लिए 3, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू 1 के लिए 3, x इक्वल टू 2 के लिए 7, यहाँ पे x इक्वल टू 1 के लिए 7, x इक्वल टू 3 के लिए वो 2 के लिए 3। ठीक है, तो इसको और इसको ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है कि ओड नंबर हो तब तो ये सिचुएशन बनेगी फर्स्ट वाली, और इवन वाले केस में ये वाली सिचुएशन बनेगी। अब ये हमारे पास यहाँ पर एडिशन का साइन था सब, और अब किसका साइन है सब्ट्रैक्शन का। तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले वाले केस में x इक्वल टू 1 के केस में देखेंगे हम, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 माइनस 3, कितना होगा 4, कितना होगा 4। ऑप्शन में है हमारे पास 4, लेकिन अभी तो हमारे पास सेकंड केस हो रहा है x इक्वल टू 2, क्या है 3 माइनस 7। अब आप ऐसा करते हैं, आप यहाँ पर लिख दोगे जल्दबाजी में -4, आप देखोगे ऐसा तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट डिजिट है, लेकिन इनसे पहले भी तो कुछ डिजिट्स लिखे हुए होंगे, इनसे पहले भी कुछ ना कुछ डिजिट्स लिखे हुए होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लो जैसे कोई भी डिजिट होगा आप उससे 1 बोरो लेते, तो यहाँ पर कितना बनता 13, और 13 माइनस 7 कितना हो जाता 6। अगर आपने यूनिट डिजिट्स पहले फाइंड करना सीखा होगा तो आपको पता भी होगा कि हम सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास a भी मिल रहा है, हमें b भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो एक ऑप्शन क्या है जो d लिखा हुआ है उसमें आइदर a और b। तो हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आंसर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है d, क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना a एंड b, या तो a लिखा हुआ है या फिर b लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ऐसा? क्योंकि या तो केस हमारे पास x कोई ओड नंबर होगा या हमारे पास x क्या होगा एक इवन नंबर होगा। तो अब थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया तो उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लगने लगेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अभी जो बोर्ड पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ है वो देखिए क्या है। इफ़ x इक्वल्स टू 28 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 16 एंड इंटू 28 एंड y इक्वल्स टू 17 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 16 एंड 17, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर ट्रू।
इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, सेकंड वाई इज ए प्राइम नंबर, थर्ड एक्स माइनस वाई इज ए प्राइम नंबर एंड फोर्थ एक्स प्लस वाई इज ए कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर ऑप्शन 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो ऑप्शंस थे वो अभी आपके पास जो आंसर देने के लिए जो ऑप्शंस थे वो कुछ इस तरीके से थे, ए एंड बी या बी एंड सी या फिर ओनली ए, इस टाइप के हमारे पास ऑप्शंस थे। तो हम यहीं पर मार्क कर देंगे कि कौन सा हमारे पास ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए कि x को ऑब्जर्व करो पहले। तो जब हम x को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर कि 28, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 28। तो इन दोनों में से कोई डिजिट कॉमन आ रहा है क्या? तो यहाँ पर देखो 28 यहाँ दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो दोनों जगह से अगर हम कॉमन लेते हैं तो 28 बनता है यहाँ से। इसके बाद इस जगह पर अगर कॉमन ले लेते हैं 28 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा 1 एंड यहाँ पर क्या रहेगा 1 to 16, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इस तरीके से कहाँ तक 16 तक। तो अब देखो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन में। अब आप 28 को चाहो तो आप आगे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में, तो ये जो नंबर है वो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो तो उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। और इसके तो मोर देन 2 फैक्टर तो आपको यहीं से मिल रहे हैं कि 28 इंटू ये जो फैक्टर बनेगा, इसके अलावा ये जो नंबर 1 से तो क्या होता 1 तो क्या होता है सभी का फैक्टर होता ही है, तो 3 फैक्टर तो आपको यही से मिल रहा है। आप इसको और डिवाइड करते हो फैक्टर्स को तो आपको ये मिल जाता है। तो ये कैसा नंबर हो गया, एक कंपोजिट नंबर। तो पहला ऑप्शन देखो एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये कैसा हो गया ट्रू। अब सिमिलरली आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो यहाँ से आप 17 कॉमन लो, क्या लोगे 17, तो आपको y कुछ ऐसा मिलेगा 17 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू अप टू 16। तो ये भी कैसा हो गया कंपोजिट नंबर, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ y इज ए प्राइम नंबर, तो ये कैसा हो गया फॉल्स। अब थर्ड देखो x माइनस वाई और फोर्थ क्या है x प्लस वाई। तो जब आप x माइनस वाई करोगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि जैसे ये वाला और ये वाला है, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस आप y करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिले, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको 28 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू अप टू 16 एंड माइनस 17 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 अप टू 16। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको आप बाहर लिख लो x माइनस वाई इजक्वल्स टू और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 28 माइनस 17। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से लिखते तो यहाँ पर देखो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, 1 तो है ही फैक्टर, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। क्या हो गया कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर क्या लिखा x माइनस वाई इज ए प्राइम नंबर, तो ये भी कैसा हो गया फॉल्स। अब यहाँ पर अगर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस आता और उसकी वजह से यहाँ पर प्लस आता, तो अब भी क्या बन रहा है कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर क्या लिखा x प्लस वाई इज ए कंपोजिट नंबर, तो आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो गया, ये वाला ट्रू हो गया। तो ऑप्शन इसका जो जिस ऑप्शन में लिखा होगा ए और डी, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे प्री फाउंडेशन में। तो ऐसे हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी, और आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा हमारे पास। हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। इफ़ ए इक्वल्स टू रूट
के लिए ऑर्डर है एट एंड रूट 5 के लिए ऑर्डर है एट। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन है बी के लिए, फिर सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो नीचे लिखे हुए हैं कि किन किन का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर रैशनल नंबर हो सकता है, कि वो ए बी सी डी का हो सकता है या ए बी डी का हो सकता है या ए बी का हो सकता है या सी डी का हो सकता है, यानी कि वो ए और बी का हो सकता है या फिर सी और डी का हो सकता है। किस का हम कॉम्बिनेशन बनाएं कि वो एक रैशनल नंबर मिल जाए हमें। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। तो पहला तो आप ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर जैसे मान लो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से हमें मिलता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इस केस में भी ये चीज़ आपके लिए फॉलो होती है कि यहाँ पर रूट ए लिखा हो प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये होगा रूट ए के लिए स्क्वायर माइनस रूट बी के लिए स्क्वायर, और यहाँ से आप जब इसको सोल्व करते तो आपको मिल जाता है ए माइनस बी। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपका जो रेडिकल होगा या शर्त होगी उसका जो ऑर्डर है वो इक्वल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, जितना ऑर्डर यहाँ पर उसी ऑर्डर का सेकंड वाले में होना चाहिए। तो अब जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि इक्वल ऑर्डर वाले ऑप्शन कौन से हैं यहाँ पर, ये वाला है और ये वाला है। इनका तो ऑर्डर चेंज है क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है एट, इसका 6 है, इसका 4 है, इसका 2 है। ठीक है, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसका ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हम इस ऑर्डर को और इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा कि यहाँ पर 8 है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 ऑर्डर 8 का स्क्वायर माइनस इसका और इसके मल्टीप्लिकेशन से आया है ये इस वाले फॉर्मूले से कि हम इनका क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं। अब इस 8 का मतलब होता है 1/8, क्या होता है 1/8। ठीक है, पावर 1/8। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर अगर 8 लिखा हुआ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1/8। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी तरीके से कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 पावर कितनी है 2 इंटू 1/8। ठीक है, माइनस 5 2 इंटू 1/8। अब जब 8 2 से कैंसिल होगा तो क्या बनेगा 4, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 6 1/4 माइनस 5 1/4। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 4 माइनस 4। अब देखो कि इससे मिलता जुलता भी कोई ऑप्शन है क्या जिसका ऑर्डर यही हो, तो इसका देखो डी देखो, क्योंकि सी में तो 6 है, यहाँ पर देखो 4 है, तो अगर इससे और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, कुछ ऐसी फॉर्म और बनेगी। तो ऐसी फॉर्म बनेगी तो उसके लिए क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा वही 1/4 लिखोगे तो यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होकर क्या बनेगा 2 बनेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास 6 यहाँ पर 2 माइनस 5 एंड 2, और इसको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है 2 को, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इसी ऑर्डर का कौन सा लिखा हुआ है ई लिखा हुआ है, तो इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा केस बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, ये तो किसके मल्टीप्लिकेशन से आया ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, फिर ये किसके मल्टीप्लिकेशन से आया है, ये इस वाले के से a इंटू बी इंटू डी।
ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, ए बी डी को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ई के साथ। किसके साथ, ई के साथ। तो उससे क्या बनेगा, इस तरीके से क्या बनेगा, ए माइनस बी, तो यहाँ से क्या बनेगा 6 माइनस 5। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल गया, ए बी डी ई इक्वल्स टू 1। तो 1 क्या है, एक रेशनल नंबर, 1 क्या है, एक रेशनल नंबर। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, ए बी डी ई। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन सभी हम करने वाले हैं, जहाँ पर आपको इसी लेवल के, इससे हायर लेवल के आपको क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक लेक्चर और लेंगे हम इस टॉपिक से, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो जब तक हमारा मतलब मोटिव है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दी जाए, जिससे आप ओलंपियाड्स में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है। तो जब तक आपका नेक्स्ट लेक्चर नहीं आता, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।